सुदामा है जो आपको हरा दिए हैं, वही सुदामा है। आज के दिनों में वही सुदामा है जो केंद्र के ऊर्जा मंत्री को हरा के सदन में पहुंचे हैं। उनका इन लोगों का बिहार सरकार की ज़मीन है, उसी में व्यवस्था की जाए। कितने लोगों का घर गया? अभी तो उनके पास 55-60 लोग की सूची है, सूची बढ़ भी सकती है। मतलब 60 लोग का प्लॉटिंग हो रहा है। बिल्कुल पता चला है कि नगर का पानी जो है उसी नाले में नगर का ही पानी आ रहा है, जिसके कारण जिसका पानी गिरना चाहिए बाहर, एंड जहाँ होना चाहिए, तो वो हम चर्चा करेंगे। और बिहिया नगर से भी उस वैकल्पिक व्यवस्था का इन लोगों ने व्यवस्था किया है, मखदूम बाबा के तरफ नगर के पानी जो है नाला को ले जाने का। इस सड़कों में जो टेंडर हुआ सभी जगह काम, जो आप मुख्य रूप से 2 सड़क का जो आपने जिक्र किया था, जवैनिया वाला था और चकरही वाला रोड था। चकरही रोड का भी अवार्ड हो गया है, अब उनका एग्रीमेंट हो गया, वो छठ के बाद उसमें काम लगेगी। ये उमरावगंज वाला भी हमको लगता है 1-2 दिनों में काम लगेगा। मकसद ही यही है कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदू एक करे। तो इनकी मंशा को सभी लोग जान रहे हैं। अधिकारी की बात की जाए तो आप लोग भी कहते कोई मरते थे 4 लाख रुपया का तुरंत चेक मिलता था, अब वो ऑनलाइन हो गया है। वो 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 2-2 साल पे नहीं मिलती है। जब हम लोग सदन में क्वेश्चन उठाते हैं तब लोकल को मानते थे कि बेईमान हैं, वो कराएंगे काम तो चोरी होगी। इसी के चलते यहाँ के लोगों पर विश्वास नहीं था, किसी को काम उन्होंने नहीं दिया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विधायक राहुल तिवारी जी। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। IBN से भारत में आपका स्वागत। ये बताइएगा, जवैनिया में जो कटाव हुआ था, बहुत सारे घर गए थे, उसमें अभी क्या हो रहा है? जवैनिया में हम बताए हैं शुरू से ही कि हम लोग का पहले तो बचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जवैनिया के कटाव को रोका जा सके। और हमको लगा कि ज़िला के प्रशासन के बाहर का ये चीज़ है, उन लोग सक्षम नहीं है। और जब गए थे उस समय 4-5 घर उस गंगा में विलीन हो गए थे। तो हम लोगों ने उस समय जिलाधिकारी से बात किया कि ठीक है, आप नहीं रोक सकते, तो जिनका मकान गया है तो उसका तो व्यवस्था करना पड़ेगा आपको। तो आश्वासन उन्होंने दिया कि नहीं, जिनके भी मकान गई है उसको जो भी बिहार सरकार की ज़मीन होगी, उनके पास अगर ज़मीन नहीं होगी तो हम अलग व्यवस्था उनको ज़मीन की देंगे। तो प्रशासन उस रास्ते की ओर आगे बढ़ गई है। बहुत दिनों से राहत शिविर जो बंद हो गई थी बाढ़ में खाना खिलाने का, लेकिन वो स्कूल में बहुत दिनों तक, आज 2 दिन पहले वो बंद हुआ है शायद, आपके मतलब मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है। लेकिन वहाँ अभी अंचलाधिकारी गई हैं, वहाँ पे बिहार सरकार का ज़मीन चयनित कर लिया गया है, उसको प्लॉटिंग किया जा रहा है। जिस नाम से जितना लोग का मकान लिस्ट गया हुआ है उस आधार से कहाँ पे प्लॉटिंग हो रहा है? ये हो रहा है बाहर की तरफ, जो गंगा नदी की तरफ जो बांध जो कटाव हो रहा है, तो बांध के बाहर जो मठिया है उस तरफ इन लोगों का बिहार सरकार की ज़मीन है, उसी में व्यवस्था की जाए। कितने लोगों का घर गया? अभी तो उनके पास 55-60 लोग की सूची है, सूची बढ़ भी सकती है। मतलब 60 लोग का प्लॉटिंग हो रहा है। बिल्कुल, आप इसकी अगर विशेष जानकारी और प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अंचलाधिकारी महोदय से भी बात कर सकते हैं। कटाव रोकने का भी प्रयास किया जाएगा या फिर ज़मीन देकर के ही छोड़ दिया जाएगा गांव को? ये तो प्रशासन का जो लेवल था, जो लोकल लेवल में जिलाधिकारी इसके लिए सक्षम है बिहार सरकार को ज़मीन को आवंटन करने का। अब रहा कि जो कटाव रोकना है उसके लिए भी जो टूर होना चाहिए विभाग का, वो टूर हो गया है। उन्होंने यहाँ से बना के भेज दिया कि नहीं, इसको बनाना अति आवश्यक है। तो अब उसका एस्टिमेट बन रहा है और जिला में पटना में ऑफिस में जाएगा, कितने का एस्टिमेट किस तरह बनाएंगे उसकी तैयारी लोग कर रहा है। स्टेट हाईवे एक सदू है जो यहाँ से बिहिया चौरास्ता से पीरो तक जाता है। धरहरा के पास लगातार पानी लग रहा है। पानी लगने की वजह से सड़क भी खराब हो चुकी है, वहाँ पर एक्सीडेंट होते रहता है। पानी निकलने का क्या कोई व्यवस्था आप लोगों की तरफ से नहीं हो रहा है या फिर प्रशासन की तरफ से कि यहाँ से कैसे पानी निकल जाए? देखिए, है क्या, ये जब रोड बनी थी स्टेट हाईवे की, तो जो नाला बनी थी वो नाला बरसात के पानी को अंदर नाला में जाने का था, तो उसकी मात्रा कम होती थी। अब जो पता चला है कि नगर का पानी जो है उसी नाले में नगर का ही पानी आ रहा है, जिसके कारण जिसका पानी गिरना चाहिए बाहर, एंड जहाँ होना चाहिए, वो एंड नहीं मिल पाया है। और इसके पीछे जो बात करने से पता चला, नगर वाले लोग कहते हैं कि मेरा एरिया, हम जो भी काम करेंगे नगर के बाहर नहीं कर सकते, तो इसलिए नगर भी सक्षम नहीं है। अब स्टेट हाईवे जो है नाला का निर्माण नहीं करता है वो। आप देखे होंगे PWD सड़क बन जाती है, नाला नहीं बना, जहाँ बस्ती रहती है लोग नाला देते हैं। तो अब स्टेट हाईवे जो नाला भी बना के ले जाएगा
तो उसका कहाँ व्यवस्था करना है, क्योंकि पहले तो खेत उत में जाता था तो लोग मना नहीं करते थे, अब तो मना करते हैं। तो ये लंबी एक योजना है, अगर स्टेट हाईवे चाहेगी, भविष्य में ऐसा चाहेगी, तो आगे जाके वो किसी नदी में उसको गिराना होगा। फिलहाल कल मीटिंग होने वाली है, उप मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, जिसपे मुख्यमंत्री सेतु योजना जो है और शहरी विकास योजना की इस पर चर्चा होगी, जिसमें वो हम चर्चा करेंगे। और बिहियां नगर से भी उस वैकल्पिक व्यवस्था का इन लोगों ने व्यवस्था किया है, मखदूम बाबा के तरफ नगर के पानी जो है नाला को ले जाने का, उसमें हम लोग चयनित 1 नंबर पे किए हैं, ताकि 1 नंबर जो भी चयनित होता है 1, 2, 3 करके जो योजना को लेना है, उसमें उस योजना का लिया हुआ है, उस जो पानी जो लगती है वो नहीं लगे उस योजना को लिया। कल हम लोग अपनी बात को रखेंगे। लिस्ट मांगा गया है, जिसमें हम लोग लिस्ट में उस नंबर 1 पे रखेंगे। बहुत आप ही बोले थे कि जैसे ही बरसात ख़त्म होगा सड़कों में काम लगेगा, अभी तक सड़कों में काम नहीं लगा है। सब जगह टेंडर, सबका एग्रीमेंट, टेंडर जिनको मिलना था कॉन्ट्रैक्टर को, उसके बाद एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के बाद काम लगता है। तो दशहरा का समय था, फेस्टिवल था, जिसके चलते लेबर का प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर का एग्रीमेंट नहीं हुआ है। कुछ रोड में अभी जो है कुछ रोड में काम लगा हुआ है, कुछ रोड जो मेजर रोड है हमको लगता है कि छठ के बाद जो है कुछ रोड में काम लगेगा, कुछ लोग 4-5 दिनों में काम लगने वाला है। सभी सड़कों में जो टेंडर हुआ सभी जगह काम, जो आप मुख्य रूप से 2 सड़क का जो आपने जिक्र किया था, जवैनिया वाला था और चकरही वाला रोड था। चकरही रोड का भी अवार्ड हो गया है, अब उनका एग्रीमेंट हो गया, वो छठ के बाद उसमें काम लगेगी। उमरावगंज वाला भी हमको लगता है 1-2 दिनों में काम लगेगा, लग जाएगा। नहीं तो वही बोले कि फेस्टिवल के चलते थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बाद भी हो सकता है। बिल्कुल, अब है कि काम लगना है, मैंने दोनों सड़क, बिल्कुल दोनों, क्या सभी सड़कों में, मतलब मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा अगर खराब की बात करें तो ये दोनों सड़क जो मुद्दा दिखाए थे उस मुद्दा में तुरंत काम लगने वाला है। तरारी में उपचुनाव हो रहा है, बेलागंज, रामगढ़ और इमामगंज, 3 सीटें आप लोगों की है, चौथी जो है एनडीए के पास है। क्या लग रहा है कि इस बार मुकाबला टफ होने वाला है? क्योंकि 2020 का चुनाव जो हुआ था उस समय चिराग पासवान अलग थे, अब चिराग पासवान एनडीए के पार्ट हो चुके हैं। अब लोग कह रहे हैं कि हम 4 सीट जीतने वाले हैं। अब देखिए, ये तो चुनाव के बाद जो 13 तारीख को मतदान होगा उसके बाद ही तय होगा, लेकिन हम लोग की पूरी उम्मीद है कि 3 सीट हम लोग की जो है बरकरार रहेगी, और साथ ही साथ 1 सीट और जो है वो भी हम लोग जीतने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पे 4 सीट हम लोग जीतेंगे। यहाँ पर देखा जा रहा है बेलागंज की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर प्रशांत किशोर की पार्टी है वो ऐसे कूद गई है, और प्रशांत किशोर वहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं। कल ही आरा में वो अनाउंसमेंट किए थे कि वहाँ पर इनको टिकट दिया जाए, और वो पहले से ही जेडीयू से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। लग रहा है कि इस बार उनसे मुकाबला टफ होने वाला है। देखिए, बेलागंज में हम लोग कभी चुनाव हारे ही नहीं हैं, अगर रिकॉर्ड देखा जाए। अब रहा प्रशांत किशोर जी, और जो आप बता रहे हैं कि एक और पार्टी जो है ओवैसी की पार्टी, तो ओवैसी की पार्टी शुरू से हम लोग जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये मुस्लिम वोट का इनका मेन बेस वोट है, उसको वोट काट के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करती आ रही है। उसी तरह इनकी भी जो सोच है, पार्टी बनाए हैं प्रशांत किशोर जी, इनकी भी सोच वही है। तो इनको जीतना नहीं है, इनको भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और राजद को हराना है, इसलिए चुनाव लड़ रही है। अब जनता तय करेगी, जो चुनाव होगा तो उनको खुद ही दोनों लोगों को पता लग जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। क्या मुस्लिम कैंडिडेट इसलिए दिया गया है कि जो मुस्लिम वोट मिलता है आरजेडी को कट जाए? मुस्लिम वोट इतने बेवकूफ़ वोटर नहीं होता है, इनके अगर उम्मीदवार देने से वोट मिल जाएगा। अब छपरा में देखिए, कई जगह सीट में कितने वोट मिली है इस बार का चुनाव का, अब लिस्ट निकाल कर देख लिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद का बयान आता है कि जो हमारे इलाका के सभा क्षेत्र में आते हैं उसमें सभी को मुस्लिम जो है उसको हिंदू धर्म अपनाना पड़ेगा, और एक जो है हिंदू की यात्रा लेके निकले हुए हैं हिंदू गिरिराज सिंह जी। तो इनकी मानसिकता देखिए क्या है। तो इतने मुस्लिम मतदाता बेवकूफ़ नहीं हैं कि अपना जो पार्टी लाइन का जो वोट हम लोग करते हैं उसको छोड़ के दूसरे पार्टी में जाए। ये लोग क्यों कर रहे हैं? क्या लग रहा है कि हिंदू को एक करने के लिए कर रहे हैं, धर्म की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं? शुरू से गिरिराज सिंह जी को तो हमको वो दिन भी याद है कि सांसद रहते हुए, मंत्री रहते हुए
वो हल्ला कर रहे थे कि एसडीओ ने फ़ोन नहीं उठाया, जिलाधिकारी मेरी बात नहीं सुनते। उनको तो लोकतंत्र में भेजा गया सदन में कि लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए, अपनी बातों को रखें। तो उनको तो ये काम करना चाहिए था कि अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं मेरा, जनता से हम लोग जीत के जाते हैं, तरजीह नहीं देते हैं। तो मेन तो जनता का ये डिमांड है ना। अब ये यात्रा लेके निकले हैं तो इनका मकसद ही यही है कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदू एक करें। तो इनकी मंशा को सभी लोग जान रहे हैं। अधिकारी की बात की जाए तो आप लोग भी कहते हैं कि बिहार में अफसरशाही है, क्योंकि कोई भी अगर हो, चाहे यहाँ के सांसद वो भी ऑन कैमरा कह चुके हैं कि हमारा फ़ोन डीएम नहीं उठाते हैं। जो बक्सर से सांसद है वो भी इसी तरह का बयान जो वहाँ के किसी थाने के थाना प्रभारी उन पर लगा चुके हैं। तो क्या सही में बिहार में अफसरशाही है? देखिए, अफसरशाही तो शुरू से आई है। अंग्रेज जब राज कर रहा था इस देश में, तब से ये व्यवस्था है और वही व्यवस्था को हम लोग लगभग लेते हुए चले गए। तो व्यवस्था तो वो है, लेकिन बहुत सारे मामले में अधिकारी बात सुनते हैं, बहुत सारे मामले में नहीं सुनते हैं। बहुत अच्छे अधिकारी आते हैं तो आपका सारा काम जो जेन्युइन काम है, जो काम होने लायक है, निश्चित तौर पे काम करते हैं। कुछ समझदार IAS अधिकारी के हम लोग भी गए हैं विभाग में, उनको हम आइडिया दिए हैं या बताए हैं, निश्चित तौर पे काम हुआ है। कुछ ऐसे अधिकारी आ जाते हैं जो तरजीह नहीं देते हैं। हो सकता है कि उन लोग के साथ ताना बाना या किस तरह की बात है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन नियमावली में बहुत सारी गड़बड़ी है। जो काम ज़मीनी स्तर पे होने वाला नहीं है, लेकिन उसका नियम बना हुआ है। तो उसके चलते अधिकारी भी परेशान रहते हैं और हम लोग भी परेशान रहते हैं। और निश्चित तौर पे लोकतंत्र पहले से जो व्यवस्था थी, सांसदों को और मंत्रियों के पास जो पावर थी, अधिकार थे, निश्चित तौर पे सरकार में कम हुए। बहुत सारा चीज़ बिना हम लोगों से बात किए हुए काम हो जाती है, या बहुत सारा चीज़ों का हम लोग छोटी छोटी चीज़ के लिए अधिकारी के पास फ़ोन करना पड़ता है। अगर मान लीजिए वो काम नहीं होने लायक अगर होने लायक भी होता है तो हो सकता है नहीं भी करते हैं। बहुत सारी योजनाओं को अब ऑनलाइन कर दिया गया है। अब जैसे आग लगने पे तुरंत चेक मिलता था, अब ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन अब 20 दिन के बाद मिलेगा, 1 महीना बाद मिलेगा। इसका कोई निश्चित नहीं है कि हाँ 24 घंटा में देना है कि 48 घंटा में देना है। इसका नियमावली बनाना चाहिए था सरकार को। कोई मरते थे 4 लाख रुपया का तुरंत चेक मिलता था, अब वो ऑनलाइन हो गया है। वो 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 2-2 साल पे नहीं मिलती है। जब हम लोग सदन में क्वेश्चन उठाते हैं तब वो 4 लाख रुपया मिलती है। तो ये ठीक है, आप योजना बना रहे हैं तो उसका एक समय सीमा भी तय करनी चाहिए सरकार को कि नहीं इतने दिनों में दे देना है। अगर नहीं देते हैं तो जो अधिकारी फाइल लेके बैठा हुआ है, निश्चित तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस तरह ना लोगों का काम होगा। तो सांसद महोदय कहते हैं, सरकार के हैं, मंत्री हैं कि मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं और यात्रा लेके निकले। तो ये एक आखिरी सवाल कि RK सिंह का बयान सुने हैं, आप लोगों के सांसद जो हैं यहाँ पर आप खुद मेहनत किए थे शाहपुर विधानसभा में, जहाँ जीत नहीं हो रही थी वहाँ पर जीत आप दिलवाएं, और उसके बावजूद वो जीत हासिल की है, चाहे बड़हरा में हो या कहीं भी हो, सांसद बने। मगर RK सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, मंच से बोले हैं कि आप लोग एक अपराधी को जीत दिला दिए हैं। 25-25 हत्याएं में नामजद हैं। नामजद है ना, अपराधी तो कोर्ट तय करता है। इतने बड़े अधिकारी हैं, उनको तो जानकारी होना चाहिए था। हम कैसे किसी को माफिया और मतलब कि अपराधी कह सकते हैं? ठीक है, नामजद हैं, अभी कोर्ट तो तय नहीं किया है, अभी सांसद हैं वो। आज के दिनों में लोकसभा के सदस्य हैं, संविधान भी उनको अधिकार दिया हुआ है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। कल उनको बरी भी हो सकते हैं, कल उनको सजा हो सकती है, लेकिन आज के डेट में तो नहीं है। तो ये हारे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उनको जिता दिया और हमको हरा दिया लोग। तो अब हारे हैं तो उसका तो मंथन उनको करना चाहिए। अब उसका मंथन नहीं करते हुए ये दूसरे पे अनर्गल बयान दे रहे हैं कि हमको कोई वोट नहीं दिए, तो हमको ब्राह्मण वोट नहीं दिए, तो हमको ये वोट नहीं दिए। तो ये गलत बात है। बहुत छोटी छोटी बात वो कर रहे हैं कि सांसद ये जो है जीते हैं वो वीडियो से पैसा लेते हैं, गलत बात है। चुनाव से पहले वो सवाल कर रहे थे कौन है सुदामा, फिर एक बार सवाल किए हैं कि कौन है सुदामा, जबकि सबको पता है कि वो सांसद वही सुदामा है जो आपको हरा दिए हैं। वही सुदामा है, आज के दिनों में वही सुदामा है जो केंद्र के ऊर्जा मंत्री को हरा के सदन में पहुंचे हैं। उनका नाम सुदामा है।
10 साल जनता ने उनको विधायक बनाया। सांसद बनाया, मंत्री बनाया। इस बेरोजगारी युग में पूर्व सांसद महोदय, कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? एक भी लोगों को, एक भी कार्यकर्ता को अपने निधि के द्वारा काम नहीं दिया। सारे काम सुपौल के लोग कराए, नहीं तो उनके रिलेशन के लोग कराए, लोकल लोग नहीं कराए, क्योंकि लोकल को मानते थे कि बेईमान हैं, वो कराएंगे काम तो चोरी होगी। इसी के चलते यहाँ के लोगों पे विश्वास नहीं था, किसी को काम उन्होंने नहीं दिया, जिसके चलते जनता और उनके बीच में जो प्रेम मोहब्बत था वो नहीं रहा, जिसके चलते वो चुनाव हार गए। तो देखिए कैसे चुनाव हारे हैं, बता रहे हैं। और जो वो मन से बोले थे कि कौन है सुदामा, तो विधायक राहुल तिवारी बता चुके हैं कि कौन है सुदामा। फिलहाल इसका इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।